Question number 3. Bismuth radionuclide decays via the chain, ठीक है, where the decay constants दिया हुआ है. Alpha activity of the bismuth sample of mass 1 milligram per month after its manufacture is, ठीक है. सर तो फर्स्ट भी है क्लासरूम में. हाँ क्या? फर्स्ट क्वेश्चन भी है सर. अच्छा ठीक है, बताता हूँ. फर्स्ट भी बताता हूँ, पहले एक कर लेते हैं. तो रेडियोन्यूक्लाई वाया द चेन स्टेबल वेयर द डीके कांस्टेंट्स दिया दोनों का. हमें बताना है कि अल्फा एक्टिविटी ऑफ बिस्मिथ सैंपल बताना है ना. तो मास 1 मिलीग्राम अ मंथ आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चर. तो अल्फा की एक्टिविटी बताने का मतलब क्या हुआ है? अल्फा की एक्टिविटी बताने का मतलब हुआ कि हमें एन बी चाहिए, ठीक है. एन बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में? लेमडा एन नॉट बाई लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 e टू पावर माइनस लेमडा टी माइनस e टू पावर माइनस लेमडा 2t, है ना. और ये लेमडा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चाहिए उसको. सर अल्फा एक्टिविटी ऑफ बिस्मथ का मतलब हमने पोलोनियम का क्यों निकाला अल्फा डी? क्योंकि अल्फा डीके तो उसी का हो रहा है ना. सर फिर इन्होंने ऐसे बिस्मथ क्यों बोला है? नहीं, अल्टीमेटली तो बिस्मिथ तो डिसइंडिकेट हो रहा है ना, लेकिन ठीक है, क्योंकि उसी का तो दिया सैंपल ऑफ 1 मिलीग्राम, तो उसी का दिया हुआ इसने. अल्फा एक्टिविटी ऑफ बिस्मिथ सैंपल ऑफ मास 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम किसका है? तो बिस्मिथ का दिया है ना इन्होंने. इससे नहीं आता है क्या आंसर? नहीं सर, मैंने ऐसे समझा कि अल्फा को ही इन्होंने एक्टिविटी बोला है, मतलब वो सिंबल दे दिया था एक्टिविटी. अच्छा अच्छा, अल्फा एक्टिविटी है. अच्छा, अल्फा डीके का एक्टिविटी पूछ रहा है वो. अच्छा ठीक है ना. अच्छा, आपने इसी की निकाली, बिस्मिथ की निकाली होगी वो. हाँ नहीं, वो ये पूछ रहा है दरअसल वो. ठीक है ना. तो ठीक है सर. इसका टी आप भी दिया हुआ है. और अल्फा एक्टिविटी तो जितना पोलोनियम बन रहा है उसके मतलब रेट के बराबर रहेगा ना. उसके एक्टिविटी बराबर रहेगा ना. हाँ वही लिखा ना, देखो. फॉर्मेशन ऑफ पोलोनियम. हाँ हाँ ठीक है. ठीक है सर, मैं कर लूंगा कैलकुलेशन. हाफ है ना, मंथ आफ्टर. इसका टाइम दे रखा आपको 30 डेज, है ना. 30 डेज लेने हैं, ध्यान रखना. कर लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना. नेक्स्ट कौन सा है? हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 1 भी बताना है ना. कंसीडर a point source emitting alpha particles and receptor of area. बताया था किसने तो क्वेश्चन? ग्रुप नहीं पे आया क्या भेजा उससे है आंसर? सर वो हाँ भेजा था. वो आंसर भी डाला था. हाँ वो डाला था. वो समझा नहीं कि ना उसमें मतलब एरिया और वो डिस्टेंस को कैसे मतलब रिलेट किया. हाँ सर, वो यूज करके एरिया और किया. डिस्टेंस वाला ही बस वही डाउट था उसमें. मैंने पूछा भी था. कंसीडर पॉइंट सोर्स है ना. हाँ दरअसल 1 मीटर पर पॉइंट सोर्स है ना, तो ये हाँ, बताया था ना कि वहाँ उस पर इंटेंसिटी देखोगे ना आप. हाँ कंसीडर पॉइंट सोर्स एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल यहाँ से एमिट कर रहा है वो, और ये डिस्टेंस आर है, और एरिया एक यहाँ जो कि यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसा है ना. तो इसका देख लेते हैं. फ्रॉम सोर्स रिसेप्टर रिकॉर्ड्स एनी अल्फा पार्टिकल फॉलिंग ऑन इट इफ द सोर्स कंटेन्स, ये एन नॉट है यहाँ, एक्टिव न्यूक्लियाई, एंड द रिसेप्टर रिकॉर्ड्स रेट ऑफ दिस काउंट्स पर सेकंड, है ना. तो ठीक है. Assume that the source emits alpha particles uniformly in all directions and the alpha particles fall normally on the window. ठीक है. If decay constant भी अपने को दिया हुआ है, तो decay constant दिया हुआ है, काउंट्स दिए हुए हैं, तो क्या करें? देखो डीके कांस्टेंट चाहिए सर अपने को. हमें क्या चाहिए? डीप डीके. अच्छा, डीके कांस्टेंट चाहिए, तो ठीक है,
हो जाएगा। अभी देखो यहाँ जैसे ये है हमारे पास में, यानी एन नॉट इंटू लेमडा इक्वल टू ए होगा ना, हाँ ये सर। एक्टिविटी है, मतलब ये एन नॉट है हमारे पास में, क्योंकि अपने को ये दिया हुआ है कि ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पर सेकंड हो गया ना। हाँ तो यहाँ नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पर सेकंड यहाँ कितना गिर रहा है, मतलब एक तरह से एन नॉट बाई 4πr² ना, है ना। तो सर, अच्छा एक चीज मिनट नहीं समझ आ रही क्वेश्चन में बस। नहीं, एक्टिव न्यूक्लियाई एंड द रिसेप्टर रिकॉर्ड्स रेट ऑफ दिस, यानी उसका वो जो वहाँ एक्सेप्ट कर रहा है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ से वो जो एक्सेप्ट कर, हाँ, तो यहाँ क्या करेंगे, दरअसल इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। इसका एरिया मैंने मान लिया कि मान लो एस एरिया, तो एस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गए इसके नंबर ऑफ, ये इक्वल टू इसने दिया है 550,000 दरअसल। ठीक है ना, ये कितना दिया इसने 50,000 ये दे रहा है, मतलब इस रेट से वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये समझ में आया ए नॉट बाई 4πr² क्या चीज लिखी है, वो भाई? इंटेंसिटी है। यहाँ पूरे इसमें तो यहाँ जा रहा है ना यार, पूरे के पूरे इसमें स्फेरिकल सरफेस पर जा रहा है ना। हाँ सर। ठीक है ना, तो ये वाला काउंट, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है इसमें भाई। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेकंड जो है और पर यूनिट एरिया वो कितना है, तो आर डिस्टेंस पर इतना है, एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर सेकंड ये इतना एक्सेप्ट कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि ये 50,000 है ये। तो वो लेकिन एरिया है ना जो हाँ, रिक्वायर्ड है। लेकिन हाँ, और एन नोट अपने को दे रखा, तो एन नोट लेमड़ा और ये जो एरिया दिया ना 1 एस यहाँ है दरअसल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है, और ये 4πr² नहीं आता है क्या इससे? हाँ आता है सर सर। अभी आज ये कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, और कौन सा हाँ बताना है? क्वेश्चन नंबर 5। रेडियो न्यूक्लियाइड विद हाफ लाइफ दिया हुआ डीकेस एमिट्स बीटा पार्टिकल्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी दे दिया उसका, ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतना है। दिस रेडियो न्यूक्लियाइड इज यूज्ड एज अ सोर्स इन अ मशीन which generates electrical energy with efficiency। ठीक है, इतने एफिशिएंसी के साथ में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द न्यूक्लियाइड रिक्वायर्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट इनिशियल रेट ऑफ दिस इज, तो मान लेते हैं कि ये एम है ना। तो कौन सा है, रेडियो न्यूक्लियाइड डिकेल बीटा पार्टिकल्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दिस वन दिया हुआ है। दिस रेडियो न्यूक्लियाइड इज यूज्ड एज अ सोर्स। अब देखो ये ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी का दिया, तो यहाँ से क्यू वैल्यू निकाल लोगे आप, पर क्यू वैल्यू तो इसका कुछ पता नहीं है, कैसे निकालें, कुछ नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो रेडियो न्यूक्लियाइड विद हाफ लाइफ दिया हुआ है डीकेस डेज विद एमिट्स बीटा पार्टिकल्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतना है। ठीक है, दिस रेडियो न्यूक्लियाइड इज यूज्ड एज अ सोर्स इन अ मशीन which generates electrical energy with efficiency। number of moles of the nucleide required to generate electrical energy at initial rate of this, then find value of m। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स मतलब ऐसा है कि ये m/m0 है इनटू na है ना। तो मतलब यही हो गया कि इसको ऐसा करते हैं, ये n0 na है, ये नंबर ऑफ क्या हो गया हमारे पास में न्यूक्लियाई हो गए, है ना। इनिशियल रेट इनिशियली बता रहा है वो, तो इनिशियली इतने नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हमारे पास में, हर एक की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वही और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो वो एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास में n इंटू ई ना, इसका 12.6/100 वो कितना बता रहा है 441 इंटू 10⁻³ नहीं आया समझ में। सर तो ये कह रहा है ये कि रेट कैसे बना? है ना, अभी रेट नहीं बनाए, अभी इसी को लैम्ब्डा से भी तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं। हरी बात समझ में, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्या हो गए, नंबर ये n तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई थे हमारे पास में, लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई किया तो क्या नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पर सेकंड हो गए ना।
तो हर एक की काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है इसने, ये अपने को ई दे रखा है, तो कितने टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पर सेकंड हमारे पास लैम्डा एन है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ई से, उसका 12.6% ही अपने को मिल रहा है। सर नहीं ठीक है ना। समझा सर, इसमें पहले जब हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था उसमें डिस्कस भी किया था, तो उसमें मतलब वो जब Q/2 वाला जो था ना, उसमें एनर्जी मतलब पावर के इक्वल करते थे ना सर, तो उसमें भी जब हम एन को तो लिखते थे बेटा तो आप यहाँ देखो ना, ऑन एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है पावर यानी क्यू वैल्यू आ रही है ना हमारे पास में, एक तरह से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही ना, वो जो हाँ सर क्यू वो तो वैल्यू की बात लैम्डा कर रहे हैं हम लोग। लैम्डा का नहीं समझा। अरे भाई लैम्बडा इंटू एन क्या हो गया भाई, एन हमारे कैपिटल एन हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, लेकिन लैम्बडा से एक्टिविटी मल्टीप्लाई करें तो ये एक्टिविटी हो गई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पर सेकंड आ रहे हैं। ठीक है। हाँ सर। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ ये हाँ क्लियर है पहले तो। और हाँ नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पर सेकंड अगर ये आ रहा है, उसका कितना परसेंट है, बोलो उसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे, एन लैम्बडा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पर सेकंड इनटू एनर्जी, इतनी एनर्जी पर सेकंड रिलीज हो रही है, लेकिन उसका 12.6 ही 441 किलोवाट मिल रहा है। हाँ सर, समझ गया समझ गया। है ना, ऐसे करना था। तो डॉको नहीं आता है क्या इससे आंसर यार। तो लैम्बडा एन की वैल्यू कितनी है, एन नॉट एन ए इंटू लैम्बडा इंटू ई इक्वल टू 441 इंटू 10⁻³ ये कितना दिया हुआ है, करो सोल्व करो, तो इसको तो एन नॉट चाहिए अपने को, तो 441 इंटू 10⁻⁵ ये दोनों साथ में ले लिया, उसके बाद ये हो जाएगा 12.6 इंटू एन ए इंटू लैम्बडा इंटू ई, तो 441 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 12.6 इंटू एन ए की वैल्यू दिया इसने 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू लैम्बडा, लैम्बडा वहां से दिखाएंगे। अच्छा लैम्बडा का क्या करेंगे, सेकंड में लाना है भाई, वो मतलब उसको पहले डेज जो है ना उसके, यानी टी हाफ जो दिया हुआ है वो कितना है 693.1 इंटू एक डे में कितना है 24, 24 में कितना 60 इंटू 60 ये लाना है, और ये इक्वल टू ln2 बाई लेमड़ा लाना है। करो सोल्व कर लोगे, इंटू ई कर दोगे तो। हाँ सर। सर एन इंटू कैपिटल ई क्या लिखा है, एन इंटू कैपिटल ई। एन इंटू हाँ कैपिटल इधर है ये। हाँ 12, हाँ 12 हाँ पॉइंट, हाँ ये क्या वो दरअसल एन लेमड़ा ई है, वो एन लेमड़ा क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर पर सेकंड है ना, उसको ई से हाँ मल्टीप्लाई किया तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही ना पर सेकंड, हाँ उसका हाँ। 12.6% लेना है, वो यहाँ मिल रहा है अपने को। अच्छा हर एक मतलब न्यूक्लियर बीटा पार्टिकल की एनर्जी 8.4 इंटू 10⁻14 है ना, हाँ तो जो उसको भी एन दिया लैम्डा। हुआ है वो। हाँ हाँ ठीक है। है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका ध्यान रखना। और क्या ऐसे क्वेश्चन आए नहीं अभी तक, सॉल्व तो करो इसको, क्या रहा वैसे, सॉल्व करो इसको जल्दी से, कैलकुलेटर से कर लो, चलो जल्दी कर पाओगे और क्या। क्या आया, कैलकुलेटर से इतना टाइम लग गया, बोलिए। हम्म
क्या गया भाई? ये बहुत स्लो जवाब देते हो आप लोग। 1 सेकंड सर। हाँ सर मैच कर गया। ठीक है ना, जैसे करना। हाँ 5.9 आ रहा है, आंसर 60 है। हाँ जी। आंसर कितना है इसका? सर आंसर तो 2 दिया है ना इसका, 5th वाले का। हाँ हाँ 2 हाँ आंसर। हाँ हाँ सर नहीं 5.9 कर रहा हूँ मैं। कैलकुलेटर से आ रहा है 5.9। हाँ आ रहा है। कैलकुलेटर से 5.9 आ रहा है। 5.9 आ रहा है तो उसको 6 ले सकते हैं। हाँ तो 6 ले लिया, तो यहाँ कैसे, क्या वैल्यू, पूरी वैल्यू क्या आ रही है इसकी? ये n इंटू 10⁻m दिया ना इसने, तो वो n/m पूछ रहा है। ये n नॉट की वैल्यू क्या आ रही है? सर उन्होंने हमको आंसर में ये पूछा है, n/m पूछा है, मतलब वो आ रहा है, हाँ वो 2 ही आ आ रहा रहा है। है ना। हाँ हाँ ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है? n की वैल्यू क्या आ रही थी? सर 10 की वैल्यू 5961 5.97 ऐसा आ रहा है। 6 इंटू 10⁻³ 3। 3 ये आ रहा है 5 ना, पॉइंट कुछ इंटू 10⁻³ के आसपास। हाँ 10⁻³ ठीक है ना, जैसे आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है भाई? द हाफ लाइफ ऑफ पोटेशियम दिया हुआ है अपने को। अ सैंपल ऑफ प्योर KCl गिव्स कितना है? 480 काउंट्स पर सेकंड है, ठीक है। तो इसमें इफ द रिलेटिव परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 40K फ्रैक्शन ऑफ प्रेजेंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन नेचुरल पोटेशियम। तो नेचुरल पोटेशियम में आपको ही मालूम है कि 39 भी होता है ना, कितना होता है वो? 39K भी होता है, 40K भी होता है, यही ना? तो मुझे बस इतना बताओ कि 1 ग्राम की अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपने को 40K वाला चाहिए, उसका क्या चाहिए अपने को? रिलेटिव परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ 40K चाहिए ना। तो वो हमारे पास में देखो KCl के अंदर दोनों होते हैं, मानते हो आप? 40K भी होता है ना भाई, और 39K भी होता है। तो इसमें 1 ग्राम इसने दिया हुआ है, तो 1 ग्राम दिया है, तो KCl की वैल्यू बताओ पहले, KCl का क्या होता है? क्योंकि मुझे इसका 1 ग्राम निकालना है, मुझे वन नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कौन बताएगा कितना होता है? K का कितना है? सर Cl का कितना 110 है होता है? टोटल KCl का। K का इन्होंने, अरे नहीं, इन्हें सर दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl। 74.5 है ना ये तो, हाँ हाँ मोलिकुलर वेट दिया ना। तो हाँ यानी इसका मतलब हुआ कि 1 इंटू 10, नहीं तो फिर इसने, तो फिर इसका 1 ही ले लेता हूँ, 1 ग्राम है ना, तो 1/74.5 ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए ना। ये समझ में आया पहले तो, हाँ है ना? तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में आ गए हैं, और ये कह रहा है कि अपने को देखो 40K जो है ना वो रेडियो एक्टिव है, और ये जो पूरा नंबर ऑफ मोल्स आया वो किसका है? इसमें इसमें मेरे ख्याल से 40K भी और 39K भी है ना, ऐसा कुछ है इसमें ना।
क्योंकि अब अपने को क्या बताना है, 1 ग्राम में इतना आ गया, इतना काउंट अपने को दिया है, तो रिलेटिव परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ 40 के फ्रैक्शन परसेंट इन द टर्म ऑफ, ये तो टोटल आ रहा है हमारे पास में, है ना। और अपने को क्या क्या दिया है इसने, 1 नंबर भी दिया, 1 ईयर इक्वल टू ये भी दिया हुआ है, हाफ लाइफ अपने को दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, रुको। नेचुरल पोटेशियम फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे पास में 1/74.5। हाफ लाइफ ऑफ 40 के दिया है, सैंपल ऑफ m ग्राम, इसमें इतने काउंटे दे रहा है टोटल। सर पहले एक्टिविटी के कोरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। सर ये परसेंटेज ऑफ आइसोटोप वैसे नहीं निकाल सकते हैं, मतलब एक का मतलब K40 का हम लोग x मान लेते हैं और K39 का 1 माइनस x मान लेते हैं और M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा कुछ कर नहीं सकते। हाँ ऐसा कर सकते हैं ना, और उससे x आ जाएगा तो x इससे x आ जाएगा तो x किसका मिल जाएगा, क्योंकि 40 के तो रेडियो एक्टिव है और उसी के करस्पॉन्डिंग अपने को 48 मिल रहा है। ये मतलब हुआ ना, यहाँ 48 काउंट्स जो दिए हैं, एक मिनट देखो इसमें क्या दिया, हाफ लाइफ अपने को 40 के का दिया है, सैंपल ऑफ m ग्राम प्योर KCl गिव्स, तो हाँ लेकिन KCl में हम जो बात करते हैं तो 40 के 39 के, एक मिनट है ना, तो ये इसके आ गया हमारे पास में 74 पर रिलेटिव परसेंटेज अबंडेंस ऑफ के बताना है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स बताना है ना। सर मैं अभी मान लूं कि इसके अंदर 40 के मेरे पास x है, हाँ और t हाफ लाइफ मेरे को दिया है, उसमें हाफ लाइफ दिया है, उससे t हाफ लाइफ के थ्रू मैं मतलब निकाल सकता हूँ ना कि मतलब पर सेकेंड में उसका कितना फ्रैक्शन, मतलब t हाफ लाइफ में उसका हाफ यूज होगा तो उससे पर सेकेंड में उसका कितना यूज हो रहा है वो इक्वल टू 480 कर लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें 40 के कितना है टोटल उसमें, वो सैंपल में। या फिर सर पहले नंबर ऑफ KCl निकाल लेते हैं सैंपल में। सर C इज इक्वल टू 480 दिया हुआ है, तो जो KCl में रेडियो एक्टिव पार्ट रहेगा वही डिसइंटीग्रेट होगा, तो लैम्डा इंटू n का वैल्यू मतलब 480 दिया हुआ है ना, लैम्डा हम लोग T हाफ से निकाल सकते हैं। लैम्डा तो हम लोग को नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लिया आ जाएगा। लैम्डा इंटू n अपने को 480 दिया हुआ है। हाँ ये है ना? K40 के लिए। हाँ ये हमारे पास में हो गए नंबर ऑफ जो भी है वो आ गए, मतलब हाँ लैम्डा यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, इसको नंबर ऑफ काउंट्स, हाँ लैम्डा इंटू n अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और हमें फ्रिक्शन बताना है तो ये कितना हुआ, लेकिन इसमें KCl में दोनों होते हैं ना, 39 भी होता है 40 भी होता है। हाँ सर, तो ये n हमें 40 के वाला मिल गया। अभी हम वो जो मास दिया है 1 ग्राम वाला, उसमें आपने जो ऊपर दिया ना 1/74.5 इंटू Na करेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl आ गए, तो उसमें से ये माइनस करेंगे, मतलब माइनस में सॉरी उसको डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन। तो ये तो हमारे केवल 40 के करस्पॉन्डिंग आ गया, हाँ ठीक है। और इसको ये टोटल आ गया तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल एक्टिव आ गए, मतलब टोटल आ गए, है ना। हाँ और नीचे वाले को डिवाइड करेंगे तो अपने को रेशियो आ जाएगा, मतलब इसमें तो कितने हमारे पास 40 रेशियो आ जाएगा। तो लेकिन लैम्डा n से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें तो n से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, ये n किसका है, लेकिन ये इसका मतलब तो ये हुआ कि n ये 40
480 बाई लेमड़ा करना पड़ेगा ना, यानी इसका मतलब हुआ कि n बाई एन ए, ये कहने की बात करो ना आप। तो 4 हाँ हाँ बाई लेमड़ा 480 बाई लेमड़ा, और एन ए की वैल्यू क्या है यहाँ, तो एन ए इंटू 74.5 ये आना चाहिए मतलब। तो चलो करते हैं। तो 480 इंटू 74.5 और लेमड़ा की वैल्यू आप यहाँ से लाओगे, 1 ईयर की वैल्यू इसने दिया हुआ है, तो टी हाफ इक्वल टू कितना है, 1.30 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 ईयर मतलब 3.15 इंटू 10⁻7 इक्वल टू ln2 बाई लेमड़ा, है ना। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास Na की वैल्यू तो कितना दिया है इसने, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1 बाई लेमड़ा, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो, 1.30 इंटू 3.15 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 0.693। ये सॉल्व करो तो ये कितना है ना, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा वो। तो 480 इंटू 7 ये आ जाएगा हमारे पास में, देखो तो कितना आ रहा है, इंटू 100 भी कर दो, अब सॉल्व करो तो इसको। ये आना चाहिए, सॉल्व करो क्या आ रहा है, कैलकुलेटर लगाओ और क्या। सर वो छोटा n क्या है, मतलब n अपॉन स्मॉल n इंटू एन, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स है क्या? स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स लिखे थे ना मैंने यहाँ, क्योंकि 1 ग्राम का इतना था ना, उसमें दोनों होते हैं, तो टोटल इतना हो गया। हाँ तो टोटल और जो अपने को डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं वो तो इसका मतलब 40K वाले होंगे, है ना, उन दोनों का रेशियो निकाले मैंने ये। तो जो एन आ रहा है ना यहाँ, जो एन है कैपिटल एन, ये किसके 40K के है ना, हमें तो इसका फ्रिक्शन चाहिए इनटू ये, है ना। नहीं समझे, सॉल्व करो इसको क्या रहा है पहले तो। क्योंकि KCl में दोनों होते हैं, 40K भी होगा और 39K भी होता है। 0.35 आ रहा है। हाँ 3 हाँ पॉइंट तो पॉइंट, मतलब मैंने दरअसल क्या किया देखो, KCl अपने को दिया, पहले तो समझ लेते हैं KCl का कितना दिया इसने, 1 ग्राम दिया है, उसके हाँ नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अभी नंबर ऑफ मोल्स के अब देखो के भी नंबर ऑफ मोल्स उतने हैं जितने Cl के हैं, हाँ मोल वाला कॉन्सेप्ट मालूम है ना। तो हाँ हाँ के यानी लेकिन KCl में दोनों होते हैं, दोनों मतलब हाँ 40K भी होता है 39K भी होता है, तो ये तो टोटल हो गया ना हमारे पास में। लेकिन हाँ ये जो 80 काउंट्स दे रहा है इसमें, लेकिन 40K का ही है, तो क्योंकि वही हाँ रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसमें, तो उसी का डिसइंटीग्रेशन हो रहा, तो 480 दे रहा है वो। तो 480 अगर दे रहा है, तो मैं अगर यहाँ मान लो मैंने मान लिया नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई अगर कैपिटल N है, तो लेमड़ा से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्टिविटी हो गई, यानी नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पर सेकंड हो गया, वो हाँ 480 आ गया हमारे पास में। क्लियर। हाँ अब मैंने यहाँ टोटल का नंबर ऑफ मोल्स निकाल के, तो नंबर ऑफ मोल्स जो मुझे मिले यहाँ N, वो किसका आया है नंबर ऑफ मोल्स, ये के भी उतने जितने Cl के हैं, तो के का इसका हाँ मतलब के में, लेकिन दोनों काउंट है, दोनों का ऐड करने का मतलब है दोनों का, इसमें नंबर ऑफ मोल्स आ गए हाँ 40K और 39K के, इंटू Na कर दिया मैंने, तो ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो गए ना, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जिसमें कुछ हाँ हाँ रेडियो हाँ एक्टिव है, कुछ रेडियो एक्टिव नहीं है। हाँ क्लियर है। समझा। और यहाँ हाँ से अपने को रेडियो एक्टिव वाले N मिल गए, इन दोनों का रेशियो हाँ निकाल लिया समझा हम मैं लोगों ने, समझा N, समझा हाँ सर। ऐसे।
है ना। तो ये था, और कौन सा बताना है? 11 और 13 बताना है। इलेवन क्या कह रहा है 11 में, देखो। कंसिडर अ न्यूक्लियर रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जो कि फ्यूजन रिएक्शन है, A प्लस बी मिला के C बना रहा है। न्यूक्लियस A मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी, है ना, collides with a nucleus B moving with with some kinetic energy and form a nucleus in excited state. If the kinetic energy of nucleus C just after its formation is E, then find E. इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया हुआ है ना। तो क्या कह रहा है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस सी जस्ट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में तो कुछ एनर्जी लेके बैठा हुआ है। कितनी एनर्जी लेके बैठा है, दिया हुआ है। इफ इट इज फॉर्म्ड इन स्टेट विद एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस एम ए सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस एम बी सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस, और कुछ है नहीं, यही है, बस यही है ना। तो अब इसमें जो Q वैल्यू की मैं बात करूंगा, Q वैल्यू क्या होगी, एम ए सी स्क्वायर प्लस एम बी सी स्क्वायर माइनस एम सी सी स्क्वायर। ये Q वैल्यू का मतलब ये होगा Q माइनस जो ये एनर्जी लेके बैठा हुआ है Q नॉट, ये है ना, ये एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है इस केस में। तो ये एनर्जी कितनी आ रही है, ये एनर्जी आ रही है काइनेटिक एनर्जी C माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ A माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, ये एनर्जी। तो क्या पूछ रहा है लेकिन अपने से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस C बताओ, तो रख दो पहले इसकी। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वैल्यू भी तो निकालेंगे, ये वैल्यू कितनी आ रही है ना। तो पहले एक मिनट, ये तो एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, क्योंकि कुछ एनर्जी लेके बैठने का मतलब है E नॉट यहाँ होना चाहिए, है ना, ये मतलब हुआ ना। एक मिनट, ये तो आ गया हमारे पास में, और एक्साइटेड स्टेट में ये है। तो इसके काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे बोलो, पहले Q वैल्यू निकाल लो आप, तो इसको बाद में सोचेंगे। कहाँ गया, उस Q वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। Q वैल्यू क्या होगी भाई, निकालो। Q वैल्यू हो जाएगी एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी इंटू सी स्क्वायर, ये वैल्यू निकाल लो, है ना। तो ये जो एनर्जी आएगी ना, उसमें से मैं ये एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ई नॉट, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी आ जाएगी मेरे पास में। ये कुछ गड़बड़ किया, एक काम करते हैं, टोटल एनर्जी को एक कर काइनेटिक दो यार। एनर्जी ऑफ सी, तो सर वो क्यू बाय टू में काइनेटिक एनर्जी ए और बी का भी तो इंक्लूड होता है ना, तो वो भी वो भी काउंट करेंगे, वो भी काउंट करेंगे ना हम लोग, और ए नॉट को भी सब्ट्रैक्ट क्योंकि करना पड़ेगा। हाँ जो Q वैल्यू आ रही है ना, वो तो Q वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। कहाँ गया, Q वैल्यू हम लोग ये निकाल लेंगे, Q वैल्यू तो आ जाएगी, है ना। हमें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस से जस्ट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन बताना है ना। तो पहले इनकी एनर्जी निकालो, Q वैल्यू निकालो पहले, तो आप इसके सॉल्व करो। क्योंकि कहानी इतना ही है कि ये एनर्जी कुछ लेके बैठ जाएगा, वो कितना लेके बैठा हुआ, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके बैठा हुआ है, उसी समय इसकी एनर्जी बतानी है, ठीक है। जो Q वैल्यू आएगी उसमें से, यानी एक तरह से समझ सकते हो कि Q डैश इक्वल टू Q माइनस ई नॉट, ये हमारे पास में है ना। और ये इक्वल टू जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे फिर यहाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ C माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ A माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, ये कहने का मतलब है मेरा। ये निकालो आप,
बात समझ में आई? पहले क्यू वैल्यू निकालो, अभी समझ में आ जाएगा सब। सॉल्व करो इसको। क्यू वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। हाँ तो क्यू वैल्यू 4.65 आता है मेगा क्यू इलेक्ट्रॉन वैल्यू वोल्ट। कितना आ रहा है? 4.65 आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.65 आ रहा है क्यू वैल्यू। हाँ तो 10 तो लेके बैठ गया है। चलो कोई बात, तभी अच्छा तभी तो काइनेटिक एनर्जी दिया ना। कितना है? 4.65 प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना है? एक ही 5 प्लस सी का कितना है, मतलब बी का कितना है? 3 माइनस ए कितना है? 10 इक्वल टू ये आ रहा है हमारे पास में। तो देखो कितना आ रहा मिला के, तो ये आ रहा है 2.65 ये आ रहा हमारे पास में, है ना। इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है वो। क्लियर है अब? तो 2.65 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है? 2 ही होती है ना। हाँ सर। तो ये आंसर है। क्लियर? हाँ सर। तो ऐसे करना था। और कौन सा बताना है? क्लियर है भाई सबको ये वाला पॉइंट? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 13 बताना है ना। 13 क्या कह रहा है? pi meson at rest decays into 2 photons of equal energy। यानी ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, 2 फोटोन, जो कि ये तो रेस्ट पर ही था, तो इसका मतलब एक फोटोन इधर जाना चाहिए h न्यू एनर्जी से और दूसरा फोटोन इधर जाना चाहिए h न्यू। दोनों का मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इफ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन्स इज दिस वन है, फाइंड, है ना। तो कह रहा है कि मास ऑफ फोटोन ये दिया हुआ है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी हमारे पास? मेसोन का मास दिया हुआ है, रेस्ट पर था, यानी इसका मतलब हुआ पाई मेसोन इंटू सी स्क्वायर, और ये इक्वल टू कितना है? 2h न्यू है। तो अपने को क्या बताना? वेवलेंथ बताना है। तो ये एनर्जी कितना दिया इसने? ये दिया है 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 2hc बाई लेमडा, और hc की वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होता ही है, रख दो। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया? 12400 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 135 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करो यार, कितना आ रहा है? आ रहा है आंसर? तो कितना हो गया? 842 इंटू 10⁻⁻⁴ ये एंगस्ट्रॉम हो गया, डिवाइडेड बाई 135, है ना। एन की वैल्यू देखो यार कितना आ रहा है? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ लैम्डा वो सॉल्व किया था। कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। हाँ सर। और आ गया आ गया। मीटर में 10⁻⁻14। हाँ मीटर में 10⁻⁻14। अच्छा आ रहा है ना आंसर? ठीक है ना। हाँ। ऐसे करना था तो कर लो, यही था। ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा, आ जाएगा आंसर। ऐसे कर लो, सॉल्व हो क्या है इसको। यंग 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू आपको पता है, क्योंकि मीटर में लाना है तो 10⁻। ठीक है, अब क्या करना है? क्या चल रहा था अपना? क्या पढ़ रहे थे भाई? कैलोरीमेट्री। लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री पर हो गया। हाँ भाई। आ गया। क्या था, कहाँ था, कौन सा था? एक मिनट, मैंने आपको भेजा था क्या इसका कैलोरीमेट्री वाला? नहीं सर, ग्रुप पे नहीं शायद यार, क्या दिया। सर? फीड ग्रुप पे भेजी भेजा होगा। हाँ भेजा है, भेजा है, भेजा है।
मुझे लग रहा है दूसरे वाले ग्रुप पे भेजता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या क्या बात कर चुके थे, हमारे क्या क्या बात हो चुकी थी। मैं आपको कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल पढ़ा चुका था ना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हाँ हाँ वो सर। हो गया। वो क्या था ना। अब एक और है इसमें, एक और पॉइंट होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री। तो नेक्स्ट हमारे पास में मैकेनिकल क्या बोल रहा था मैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या, दरअसल क्या है कि शुरुआत में जब हीट के बारे में इनको नॉलेज हुआ तो ये कैलोरी में ही मेजर कर रहे थे, है ना। और इनको यही लगता था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब अगर उसको हीट अप करते हैं किसी बॉडी को, तो इसका मतलब है कि तभी वो बॉडी का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है कि, ऐसा इनका मानना था। लेकिन बाद में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि मैकेनिकल वर्क करके भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। कि जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर इसीलिए बढ़ेगा कि आप हीट दे रहे हो। जैसे एक थर्मस है, मान लो उसके अंदर आपने वाटर भर दिया है, आप उसको शेक करो, मालूम है वो हीट अप हो जाता है। इसका मतलब है हमने मैकेनिकल वर्क किया ना। या अपने हैंड्स को अगर आप रब करो, वो भी हीट अप हो जाते हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हीट थोड़ी दे रहे हैं, हम तो मैकेनिकली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट को पहले मेजर किया जाता था किसमें, कैलोरी में। लेकिन बाद में पता चला कि हीट भी एक तरह से क्या है, ये एनर्जी है ना। अगर एनर्जी है तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, फिर जूल ही होना चाहिए। तो ये एक तरह से कह सकता हूँ मैं कन्वर्जन फैक्टर और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब जे की बात हम करेंगे तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर भी बोला जाता है। तो यहाँ W वर्क है और J इंटू H। तो W किस में होगा, यहाँ जूल में, है ना, और H किस में होगा, कैलोरी में। ठीक, तो यहाँ दरअसल जो जूल मतलब ये जो कन्वर्जन फैक्टर होगा, इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि 1 है ना, तो ये हो जाएगा 4.2 जूल पर कैलोरी, है ना। ये मतलब होगा यहाँ, और कुछ नहीं है। ये एक तरह से कन्वर्जन फैक्टर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 कैलोरी इक्वल टू दरअसल 4.2 जूल होगा, है ना। तो जहां भी 1 कैलोरी होगा आप वहां क्या लिख दोगे, अगर उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 कैलोरी इक्वल टू होगा 4.2 जूल। इस पॉइंट का ध्यान रखना, बस इतना था पॉइंट है इसके अंदर, ज्यादा कुछ था नहीं, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो टेम्परेचर हम लोग बिना हीट दिए भी बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हीट देंगे तभी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैकेनिकल वर्क करके भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है इसमें लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट के जब भी हम बात करेंगे, ये उस केस में कंसिडर किया जाता है जब हम हीट तो दे रहे हैं, सिस्टम को हीट दे रहे हैं, है ना, किसी सब्सटेंस को हम लोग हीट दे रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि उससे टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन फेस चेंज हो रहा है। जैसे मान लो आइस है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फेस चेंज हुआ, लेकिन हमने हीट दिया तभी तो हुआ है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। उसी तरह स्टीम की बात करें, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर मान लो वाटर को हम लोग बॉईल कर रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही 100 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर जो है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस समय आप देख रहे हो कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन अपने हीट तो एनर्जी तो दिया हमने उसको, हीट एनर्जी तो दिया। तो वो जो हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, और हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है इसका, गुप्त ऊष्मा, यानी हिडन जो एनर्जी है। भाई टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा है, हम लोग ये समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी हीट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा
नहीं हो रहा है, तो इट इज considered during phase change. फेज चेंज में मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड या लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, तब हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ इसका मतलब दो तरह की लेटेंट हीट के बारे में बात की जाती है। तो एक होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये होगा दरअसल सॉलिड से लिक्विड की जब बात करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि कोई भी अगर मान लो सब्सटेंस है ना, वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इसका एक बात तो याद रखना है, पहला पॉइंट तो ये हो गया इसमें। दूसरा जो पॉइंट होगा वो ये है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, तब की हम बात करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि मान लो इसका मास m है और ये किसी टेम्परेचर पर है, हम लोग इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हीट सप्लाई कर रहे हैं तो यानी जो हीट हम लोग इसको दे रहे हैं वो हीट हमेशा इस बात पे डिपेंड करेगी कि इसका मास कितना है। मास इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा LFM, जहाँ LF है Q/M, है ना। इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मास अगर ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मान लो अगर 1 kg, मान लो जैसे आइस से 1 kg वाटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको कितनी एनर्जी अपने को सप्लाई करनी पड़ेगी। तो M इंटू LF, इतनी एनर्जी उसको, मतलब इतनी हीट एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो पूरा का पूरा जो आइस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वाटर में, 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये लिख लो, कहाँ से लिखना था, यहीं से ना। अच्छा, एक बात तो याद रखिएगा, जो J होता है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वर्जन फैक्टर है। सर वो क्या लिखा है, जूल इज इक्वल टू 4.2 जूल अपॉन कैलोरी, वो वही J की J लिख रहा हूँ मैं, जो इसको चाहो तो J0 लिख लो। 4.2 जूल पर कैलोरी, या 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल भी लिख सकते हो आप। बंद करिए वीड। हो गया सर। हो गया ना।
ठीक है। सर एक सेकंड हम्म। सर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट है ना? सेम कॉन्सेप्ट है, वहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और फेज चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट है जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T नहीं रहेगा लेटेंट हीट में? टेम्परेचर चेंज करता ही नहीं ना। अच्छा हाँ। क्योंकि इसलिए मैंने पॉइंट भी लिखवा दिया है ना। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसमें क्या होगा, लिक्विड से गैस की हम बात करेंगे और गैस से लिक्विड की जब बात करेंगे तो उस केस में भी जो Q होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होगा और Q इक्वल टू LVM या LV इक्वल टू होगा Q बाई M। ठीक है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो ये उसी केस में बात करेंगे जब लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड में। जब लिक्विड से गैस में जा रहा है तो हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये एनर्जी क्या कर रहा है, हीट एनर्जी एक तरह से रिलीज कर रहा है, ये मतलब होगा। तो गैस से लिक्विड में जाएगा तो हीट एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। और आप देखोगे कि जो LV है ना वो LF से ज्यादा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है कि सेम मास के लिए क्योंकि यहाँ तो हम लोग इसको सॉलिड से लिक्विड में लेके जा रहे हैं तो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब गैस आप लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट करोगे तो पार्टिकल्स जो है ना मॉलिक्यूल उनके डिस्टेंस को काफी लार्ज आपको करना है, तभी तो गैस में कन्वर्ट हुआ। तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है सेम मास के लिए, इसलिए LV हमेशा LF से ज्यादा होगा। ठीक है, ये इस पॉइंट को भी ध्यान रखने का, लिख लीजिए। तो ये वाला आपका थ्योरी पार्ट तो हो गया है, अब क्वेश्चंस करेंगे इसमें। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर हो गया। यस अब सर। जैसे इसी में जैसे एग्जांपल दिया, एग्जांपल 1 है, जैसे कह रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन कैलोरीज ऑफ 10 kg मास आफ्टर 10 मीटर फॉल। अब 10 मीटर फॉल नीचे तो इसकी पोटेंशियल क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो कितना चेंज हुआ, मतलब जो चेंज हुआ वही वाला है, क्योंकि रेफरेंस लाइन आप ग्राउंड पे ले लो तो MGH हो जाएगा, है ना। तो वो किस में दिया है, लेकिन इसे कैलोरीज में पूछा तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में। तो जूल में आएगा तो भी हमने एक फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला क्या है ये याद रखो आप। तो 1 जूल इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप इसको भी, क्योंकि जूल में आएगा तो कैलोरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब है कि 1 जूल की जगह आप लिख सकते हो 1/4.2 कैलोरी, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, है ना भाई। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1? हाँ, ये है कि थोड़ा ये हो सकता है कि मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा है, तो वो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं ये आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, वो मैं बता देता हूँ। दरअसल मान लो जैसे कि कोई मास है, मान लो ये है ना, इसको यहाँ से रिलीज किया और ये मान लो यहाँ पोटेंशियल मैंने यहाँ 0 मान ली। कितना मीटर, 10 मीटर फॉल है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ से यहाँ तक कितना आया है, 10 मीटर आया। तो रिलीज किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं कहता हूँ कि ये H इनिशियल है मान लो और ये इसका H फाइनल है, तो इनिशियल पोटेंशियल चेंजेस की क्या लिखेंगे हम लोग, इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगी MGH इनिशियल और U फाइनल कितना हो जाएगा, MGH फाइनल। तो यानी इनिशियल माइनस जब फाइनल करते हैं तो ये लॉस माना जाता है।
कितना हो गया mgh इनिशियल माइनस h फाइनल, जो कि कितना आ रहा है, यानी 10 m इंटू जी, इतना लॉस हुआ। तो ये पूछ रहा है लॉस कैलोरी में बताओ कितना होगा। तो इसमें तो कितना आ रहा है 10 इंटू जी, मतलब 10 ले लेते हैं। तो इतना ये किस में आ रहा है, लेकिन ये सॉरी डेल्टा यू, ये लॉस किस में आ रहा है 1000 जूल आ रहा है। और 1 कैलोरी, सिंस 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, तो 1 जूल इक्वल टू क्या लिखोगे 1/4.2 कैलोरी। इसको यहाँ रख दो, तो कितना आ गया है, तो डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा 1000 इंटू 1/4.2 कैलोरी। ये आंसर है, ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब जैसे इसने एग्जांपल 2 दिया है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें फॉर्मूला ही लगाना है। वो कह रहा है हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक तरीका पहले समझा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन को। मान लो कि ये आई से मान लो, लेकिन कितने पर है -θ°C पर है, मान लो -θ°C पर। हमें इसको किसी T°C पे ले जाना है। तो क्या करेंगे, पहले माइनस से इसको मैं कहाँ लेके आऊंगा, पहले 0°C पर, ये आइस है हमारे पास में। तो पहले 0°C आइस पे लाएंगे, तब इसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मान लेते हैं Q1। फिर इसको हमें वाटर में लेके जाना है, तो 0°C वाटर में, तो फिर से इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और इसके बाद मान लो मुझे इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, ये समझ लेते हैं ना, -θ°C, जो कि थीटा मान लो 20 होता है, तो -20°C पर अगर आइस है, उसको हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको यहाँ से कहाँ ले जाना पड़ेगा, पहले इसको हमें वाटर में ले जाना ही पड़ेगा, कितने पर 100°C पर, क्योंकि वहां जाके फेस चेंज होता है इसमें। तो यहाँ कितनी एनर्जी सप्लाई करी हमने Q3। उसके बाद इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो 100°C स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ जाके फेस चेंज होगा, तो ये होगा हमारे पास में Q4। तो अगर -θ°C से इसको 100°C पे ले जाना है इसको, तो हमें कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या होता है, दरअसल Q1 को हम लोग लिखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो M मास मान लेते हैं इसका M है, तो यहाँ होगा एस आइस, जो कि हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0 माइनस थीटा Q2, क्योंकि आइस से वाटर में 0°C पर, तो इसको लिखेंगे M इंटू LF। M क्या है, इसका मास है इस आइस का। Q3 तो M इंटू SW, जो कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। और ये कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, तो 100 माइनस 0, तो ये तो हमारे पास हो गया MSI इंटू थीटा, और ये हमारे पास MSW इंटू 100, ठीक है। फिर है हमारे पास में Q4, तो MLV 100°C पे कन्वर्ट हो रहा है। तो टोटल जो हमने हीट सप्लाई किया ना, वो दरअसल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 है। तो टोटल एनर्जी आ जाएगी MSI थीटा प्लस MLF प्लस MSW 100 प्लस MLV, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको। अब अच्छा मान लो ये भी हो सकता है कि मान लो 100°C पे स्टीम है, अगर वो उसको लाना है अपने को -θ°C पर, तो इसका मतलब वो इतनी ही एनर्जी वहां रिलीज करेगा वो, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसलिए मैंने वो दोनों साइड का एरो बना के दिया। हाँ बोलो सर, उसको 20 डिग्री पे भी फर्दर कन्वर्ट करना है ना, तो MS 100 और किसको? 12 वो भी आएगा ना। स्टीम को मतलब फर्दर 20 डिग्री पे कन्वर्ट करना है ना। हाँ? स्टीम को 20 डिग्री टेम्परेचर पे मतलब लाना है ना। -20 पर ना, हाँ, -20 पर लाना है, तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा ना, फिर ये कह रहा हूँ मैं। नहीं, हम लोग ने स्टीम में कन्वर्ट किया, मतलब वो सब समझा मेरे को। उसके बाद उसका टेम्परेचर भी बढ़ाना है ना, स्टीम का क्वेश्चन में दिया है ना। बढ़ाना है, हाँ। अब उसका भी मान लो टेम्परेचर बढ़ाना है, आप कह रहे हो कि उसका टेम्परेचर मुझे किस और आगे लेके जाना है ना, तो 120°C तक ले जाना है, ये कहना चाह रहे हैं हाँ आप। हाँ, वही बोल रहा हाँ, हूँ। तो फिर SW और लेंगे,
तो इसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, Q5। तो फिर इस केस में हमारे पास में Q5 कितना हो जाएगा, तो MSS इंटू 120 माइनस 100, तो वो वाला भी इसमें ऐड कर देंगे। हाँ वही बोल रहा ठीक है, था। हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा MSS। अच्छा, इसका भी स्टीम का भी हाफ ही होता है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना वो हाफ कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस केस में 20 से मिलेगा, है ना, ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो दिया हुआ वैसे तो शीट में जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, याद रखिएगा। मतलब यहाँ एस आइस होता है हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। एस ये इक्वल टू एस एस भी होता है, और एस डब्ल्यू होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। ये तो टॉपिक हो ही जाएगा, लिख लो इसको। सर ऊपर कीजिए ना। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेगेटिव भी हो सकती है ना? स्पेसिफिक हीट नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है क्या कभी? बिल्कुल हो सकती है। तो लेटेंट हीट भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना? ये जानना जरूरी है सब चीजें। नहीं मतलब वो डिपेंड है। एक्सटेंसिव होगा ना सर, वो डिपेंड इंडिपेंडेंट नहीं है ना, डिपेंड करता है मास पे। किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है ना लेटेंट हीट। मास पे तो डिपेंड करता ही है ना, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा। नहीं नहीं, वो थोड़ी डिपेंड करेगा, वो तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर कैसा है उसका मटेरियल, उस पर डिपेंड करता है। तो अच्छा लेटेंट हाँ। हीट जो है ना उसका मास पे थोड़ी डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा ना कैसा है, हर मटेरियल के लिए हाँ अलग हाँ अलग होगा ना। हाँ ठीक है हाँ। हो गया सर। वो तो हीट एनर्जी डिपेंड करेगा उस पे, एम पर। तो लेटेंट हीट तो फिक्स है ना। हो गया ना। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है एग्जांपल 2, ये कर लोगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हो जाएगा। एग्जांपल 3 जैसे वो बता रहा हूँ वही क्वेश्चन है, वो 200 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा, एग्जांपल 3 हो जाएगा। फिर ये भी हो जाएगा एग्जांपल 4। ये बताओ एग्जांपल 4। An iron block of mass 2 kg fall from a height 10 meter
after colliding with the ground it loses 25% energy to surroundings, यानी बची कितनी 75%, है ना. Then find the temperature rise of the block. टेक स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन दिया हुआ है अपने को, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपने को दिया हुआ है, तो कितना लॉस हो गया यहाँ. तो एन आयरन ब्लॉक फॉल ऑन आफ्टर कोलाइडिंग विद द ग्राउंड लूजेस 25% एनर्जी टू द सराउंडिंग्स. ये तो अजीब ही क्वेश्चन है. सराउंडिंग को जब दे दिया उसने तो सराउंडिंग में क्या है, तो आसपास वाले यानी तो एनर्जी का लॉस हो गया. अब बचा कितना. सर वो 3/4 mgh नहीं हाँ होना तो चाहिए. सर हाँ 3/4 mgh ही तो होगा ना, क्योंकि 25% का तो लॉस हो गया, तो बचा सर 3/4 जो में लॉस सारा हो रहा है कन्वर्ट हो गया. सराउंडिंग में, सर जो हाँ सराउंडिंग में लॉस हो रहा है वो हीट के फॉर्म में ही तो होगा ना. हाँ तो होगा, वो तो चला गया ना, लेकिन वो तो बचा हाँ कितना उसके पास. 1/4 mgh होगा वो. तो हम लोग को मालूम है ना आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, तो हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज कितना है. हीट के हाँ फॉर्म में तो मैं लॉस हो गया है. हाँ तो नहीं हीट के फॉर्म में लॉस हुआ तो सराउंडिंग को हुआ ना, लेकिन हाँ तो टकराने के टेम्परेचर बाद कम हो ना आयरन ब्लॉक का. क्या. नहीं उसके आयरन क्वेश्चन में ब्लॉक थोड़ा गड़बड़ है भाई. उसने का लॉस हो गया तो सराउंडिंग में चला गया ना, फिर उस बॉडी को कहाँ मिला वो हीट एनर्जी, नहीं समझे. बॉडी से हीट गया है ना बाहर, तो उसका टेम्परेचर बॉडी का थोड़ा कम हुआ रहेगा ना. हाँ और क्वेश्चन में राइज पूछ रहे हैं, वही सर बोल रहे हैं. वही बोल रहा राइस है क्वेश्चन. राइस पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि 1/4 तो लॉस हो गया ना उसका एनर्जी का, 3/4 बचा, तो वो टेम्परेचर बढ़ाने में काम आना चाहिए ना. ये मेरे कहने का मतलब ही है, इसने गड़बड़ दिया हुआ है ना ये. अच्छा हाँ. जो लॉस हो रहा है तो सराउंडिंग में चला गया, तो सराउंडिंग में जब चला गया तो फिर तो बचा तो 3/4 थी ना उसके पास में, तो वो इसका टेम्परेचर बढ़ाने में काम आया ना उसके. भाई सराउंडिंग का तो टेम्परेचर 1/4 से, तो जो भी बढ़ेगा वो तो 1/4 से बढ़ा हो, इसका मतलब वो तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा है ना, वो तो बॉडी के टेम्परेचर की बात कर रहा है. इसका मतलब जो बचा हुआ है 3/4 वो उसका यूज होना चाहिए ना, ये कह रहा हूँ मैं. थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है. मेरे कहने का मतलब ज्यादा कुछ है नहीं. ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना. कि जैसे वो ऐसा भी होगा कि जैसे एक ब्लॉक मान लो इंक्लाइन प्लेन है, उसमें स्लाइड करता हुआ जा रहा है, तो वो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि मान लो किसी है ना फ्रिक्शनलेस, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं, रफ सरफेस है, तो कि मान लो वो जो फ्रिक्शन ने वर्क किया, तो उसमें तब देखो क्या क्या अजम्पशंस होनी चाहिए. तो वो एक तो ये बोलेगा अगर ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ाने की कह रहा है वो, तो फिर ये बोलेगा कि जो सरफेस पर जिस पर स्लाइड कर रहा है, जिस इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड कर रहा है, उसमें वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, पहला पॉइंट. दूसरा कि अगर मान लो जितना वो स्लाइड किया तो फ्रिक्शन ने जितना वर्क हुआ वहाँ फ्रिक्शन का, वो सारा ही मान लो अगर ब्लॉक ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका क्या होगा, वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा. समझ में आई बात. तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, बनाया जा सकता है, लेकिन अजम्पशन के साथ में, क्योंकि कुछ वह भी हो सकता है कि कुछ ये भी पॉसिबल है कि वो सरफेस पे एब्जॉर्ब कर जाए या सराउंडिंग में चला जाए, एयर में चला जाए, जो बचा होगा वो उसके टेम्परेचर बढ़ाने में चला जाएगा. ठीक है, तो वो कुछ नहीं करना है. जो भी वहां भी हीट एनर्जी जो होगी ना, वो इसका मतलब होगा कि जो फ्रिक्शन वर्क करेगा उसके करस्पॉन्डिंग देख लेंगे. लेकिन यहाँ टकराने के बाद ये कह रहा है ना, तो 3/4 होना चाहिए, मेरा मानना ये है. ठीक है, एग्जाम्पल फॉर समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूँ, 3/4 होना चाहिए. हाँ सर. सर इसमें ऐसा नहीं सोच सकते ना कि मतलब जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा उतना वो ब्लॉक का टेम्परेचर कम हो रहा है. हाँ? ये सोचना गलत है. अरे उतना नहीं सोचो, भी उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग. ठीक है. हाँ ठीक है. हाँ. अच्छा, जीरोथ लॉ के बारे में बताता हूँ मैं आपको यार, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ. जीरोथ लॉ का कोई एग्जांपल है जो बता सकते हो आप मुझे? एक चाय का कप रखा है एक रूम में, तो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है टेम्परेचर, वही जीरोथ लॉ. किस किस का कुछ टेम्परेचर, देर के बाद किस का एक किस का मतलब टेम्परेचर? चाय का कप रखा हुआ है, वो बहुत गर्म है, एक रूम में रखा हुआ है, तो फिर थोड़े हाँ दिन टाइम के बाद वो मतलब इक्विलिब्रियम पे आ जाता है सेम, मतलब ठंडा होता है ना चाय का हाँ कप तो तो. उस हाँ नहीं वो बात इक्विलिब्रियम पे तो आ ही जाता है, तो हर स्टेट पे ऐसा होगा ही. लेकिन वह जीरोथ लॉ में मैं कैसे, क्योंकि जीरोथ लॉ ये कहता है कि मान लो जैसे कि 3 बॉडीज हैं,
तो जीरोथ लॉ कह रहा है कि अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, ये दोनों अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पर है और ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम पर है। इसका मतलब तीनों का टेम्परेचर क्या है, यहाँ सेम है, ये कहता है जीरोथ लॉ। तो वहां आपने कप का एग्जांपल तो लिया, लेकिन पूरा डिटेल तो बताओ मुझे, उसमें 3 बॉडीज कौन कौन सी है? भाई आपने कप ले लिया, है ना, इसमें मान लो ये चाहिए यहाँ तक, है ना, इसमें 3 कौन कौन से हैं? हो गया ना, चाय, एक कप कप और हो गया एटमॉस्फेयर। और एक चाय हो गया और एक एटमॉस्फेयर हो गया ना। हाँ हमारी एटमॉस्फेयर बात है। सुन में, हाँ। हाँ तो ये तीनों तीनों का टेम्परेचर क्या है? इसका मतलब है कि कप जो है ना, ये जो कप, ये कप इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर है और कप चाय के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर है। इसका मतलब है कि सराउंडिंग और चाय ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर हो गए ना। या एक और हाँ एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक और एग्जांपल है थर्मामीटर वाला। थर्मामीटर में क्या हो रहा है, हम बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर कैसे चेक कर रहे हैं? क्योंकि ये बल्ब होता है, यहाँ बल्ब में क्या होता है, ये मर्क्यूरी होता है, ये मर्क्यूरी ऊपर की तरफ जाता है ना। तो आप देखो इसमें भी 3 हो गए, कैसे? एक हो गया अंदर वाला जो कि मर्क्यूरी है, दूसरा ये जो बल्ब है, और तीसरा जो कि हमारी बॉडी का पार्ट होगा। तो 3 हो गए ना यहाँ भी। तभी तो क्या होता है, इस बल्ब का और हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम होता है, और इस बल्ब का और मर्क्यूरी का टेम्परेचर सेम होता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि मर्क्यूरी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम है। हाँ सर। तो ये जीरोथ लॉ है। तो इसी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है थर्मामीटर, है ना। सर वो कप वाला एग्जांपल फिर से बताना। कप में देखो, एक तो कप जो कि जिस भी मटेरियल का बना है, तो वो मान लेते हैं कि ये ए हो गया, है ना, और सराउंडिंग जो है वो मान लेते हैं बी हो गया, और ये चाय जो कि सी हो गया। तो चाय जो है वो कप के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम पर है ना, हाँ यानी सर। सी थर्मल इक्विलिब्रियम पर है। और और उसके बाद देखो कप और सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम पर है। तो इसका मतलब सी और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पर हो गया ना। सी और बी का हाँ सर। टेम्परेचर भी क्या हो गया, सेम हो गया ना। बात समझ में आई? यस सर। हम्म, चलो आज इतना ही करेंगे। आप कर लो यार, इसके एग्जांपल्स कर लो सारे पहले, ठीक है। इसके एग्जांपल कर लो, और इसका एक्सरसाइज 1 का जो भी पार्ट है ना कैलोरीमेट्री वाला, वो कर लो। क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं होंगे तुम्हें बताऊंगा। थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे बाद में, पहले इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे। का कितना करना है सर? एक्सरसाइज 1 का जहाँ जहाँ भी कैलोरीमेट्री वाला पार्ट है, थर्मल एक्सपेंशन वाला पार्ट छोड़ के, एक्सरसाइज 1 ठीक का। है। लेकिन तो पहले एग्जांपल्स करेंगे, इसके जितने भी शॉर्ट एग्जांपल है ना वो करना है पहले। हाँ बोलिए। सर उसकी पीडीएफ भेज दीजिए ना, वो एक्सरसाइज वाले वो नहीं हाँ हाँ भेजी। भेजता हूँ, भेजता ठीक हूँ मैं, अभी भेजता हूँ, ठीक है। चलिए सर फिर। हाँ बोलो, बोलिए। सर कल ही डिस्कस एनसीईआरटी का होगा। भी भेज दीजिए। अच्छा एनसीईआरटी वाला भेज देता हूँ मैं, उसका ना न्यूक्लियर फिजिक्स वाला। हाँ, और क्या बोल रहे थे? सर कल डिस्कस होगा ये इसका कैलोरीमेट्री का। आप कर लोगे तो कर ही लूंगा मैं डिस्कस, ठीक है ना। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, है ना। रिपीटर बैच में बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। 11 12 में चलो टीचर ढूसे दे दे के बोल बोल के करवाता है, लेकिन रिपीटर बैच में टीचर नहीं, टीचर से करवाते हैं बच्चे। समझ में आ रही है बात? टीचर्स हाँ सर। को, हाँ, तो वो ध्यान में रखो बस। आप तो करना आपको है ना। तो आप लोग करते जाओ थोड़ा 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 सर थोड़ा, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ में बोलो। डीपीपीस करने वाले फिजिक्स में। हाँ डीपीपी मिल गई आप लोगों को? हाँ सर मिल गई, वो पैकेज में मिल गई। पैकेज में मिल गई ना? नहीं सर। है नहीं? सर क्यों? आप उसका पीडीएफ भेज दीजिए ना। नहीं सर, कोई भेजता कोई हूँ लोगों को नहीं मैं, मिला है। तो ठीक है भेजता हूँ मैं। मुझे लेकिन उसका फ्रंट पेज का पीडीएफ फोटो नहीं तो भेजो, सर और वो एक वो वेबसाइट पर है ही सर, वो सब वो रेजो सर वाले वेबसाइट पर सब कुछ है।
हाँ तो क्या करो, मुझे पहले आप फोटो भेजो उसका फ्रंट पेज का और एक फर्स्ट डीपीपी का, ठीक है ना? हाँ ठीक। क्योंकि उस तो मैं डाउनलोड कर लूंगा ना फिर उस हिसाब से मैं, है ना? आज ही भेज देना आप मुझे। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।